डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले एयरपोर्ट के नाम से एक केस स्टडी देखी थी। आज हम उसी केस स्टडी को रिविजिट करेंगे। उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट्स को सीक्वेंसेस की मदद से हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रीवियस केस स्टडी जो है उसकी यूएमएल क्लास डायग्राम है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास दो सेट्स होते थे। कौन कौन से? परमिशन के नाम से एक सेट था और एक लैंडेड के नाम से सेट था। परमिशन वाले सेट में हमारे पास वो एयरक्राफ्ट थे जिनको के लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है, और लैंडेड वाले सेट में हमारे पास वो एयरक्राफ्ट थे जो लैंड कर चुके होते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस केस स्टडी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो है वो अपने ओरिजिनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा, तो वो क्या करेगा कि टारगेट एयरपोर्ट जहाँ पे उसने लैंड करना है वहां पे लैंड करने की परमिशन मांगेगा या परमिशन लेगा। तो सपोज उसको वो परमिशन मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे उसको वो परमिशन मिलती है तो वो क्या करेगा, उस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचकर सबसे पहले वो सर्कल करेगा। यानी वो डायरेक्ट लैंड नहीं करेगा, बल्कि परमिशन है बेशक उसके पास, लेकिन वो क्या करेगा, उस एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल करता रहेगा। और अक्सर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि बाज औकात एयरपोर्ट्स के ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो सर्कल कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। वो क्यों चक्कर लगा रहे होते हैं? क्योंकि नीचे रनवे क्लियर नहीं हुआ होता। तो अब जैसे ये एयरक्राफ्ट जो है ये इस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा तो ये क्या करेगा, सर्कल करेगा। और जैसे ही नीचे रनवे क्लियर होगा तो फिर क्या करेगा, ये तब लैंड करेगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक परमिशन का सेट है, एक लैंडेड का सेट है, और साथ हमने एक थर्ड कलेक्शन भी मेंटेन करनी है। उसको मैं कह देता हूँ सर्कलिंग के नाम से, ठीक है। और सर्कलिंग वाली जो हमारी कलेक्शन है इसको हम क्या करेंगे, एज ए सीक्वेंस मॉडल करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर आकर सर्कल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब फर्ज करें कि एक एयरक्राफ्ट है A1 के नाम से, उसने अपने ओरिजिनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, ठीक है। और जो उसका टारगेट एयरपोर्ट था वहां पे उसने लैंड करने की परमिशन मांगी। तो हमने क्या किया कि परमिशन के नाम से जो हमारा एक सेट था, इस एयरक्राफ्ट को इसके अंदर हमने असाइन कर दिया या सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि A1 जो एयरक्राफ्ट है इसको इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। पहले तो हम ये करते थे कि जैसे ही हमने इसको लैंड करवाना होता था तो हम लैंडेड वाले सेट के अंदर भी इसको असाइन कर देते थे। अब हम यूं नहीं करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको परमिशन मिल चुकी है और ये यहाँ पे आके अब क्या करेगा, इस एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल करेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सर्कलिंग वाली कलेक्शन है हम इसके अंदर इस एयरक्राफ्ट को असाइन कर देंगे। ये सर्कल करता रहेगा और जब नीचे रनवे क्लियर होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटाकर या यहाँ से रिमूव करके जो हमारे पास लैंडेड वाला सेट है उसके अंदर असाइन कर देंगे। तो अब हमारा फ्लो जो है वो इस तरह चलेगा। अच्छा, सपोज मैं एक काम करता हूँ कि अभी ये जो एयरक्राफ्ट A1 है ये सर्कल कर रहा है। इसी दौरान एक एयरक्राफ्ट A2 आ गया, वो भी इसी एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। अब जाहिर बात है वो भी सर्कल करेगा, ठीक है। डायरेक्ट लैंड तो नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमारे पास दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो सर्कल कर रहे हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर। इस तरह सपोज इसी दौरान हमारे पास एक थर्ड एयरक्राफ्ट भी आ गया, तो उसको भी हम सर्कलिंग वाली जो हमारी कलेक्शन है उसको हम उसके अंदर साइन करवा देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सिनेरियो बना है इसका क्या मतलब है कि तीन एयरक्राफ्ट जो है वो अभी सर्कल कर रहे हैं और नीचे रनवे क्लियर नहीं है। अच्छा, सपोज अब रनवे क्लियर हो जाता है तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास पहला एयरक्राफ्ट आया था सर्कलिंग वाली कलेक्शन के अंदर, जो सबसे पहले आया था, उसको हम लैंड करवाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आया और यहाँ से वो रिमूव हो गया। फिर जब हमारे पास दोबारा रनवे क्लियर हुआ तो ये जो दूसरे नंबर पर हमारे पास एयरक्राफ्ट आया था हमने इसको असाइन करवाया लैंडेड वाले एसेट के अंदर और ये यहाँ से रिमूव हो गया। फिर दोबारा रनवे क्लियर हुआ तो क्या हुआ कि हमने जो थर्ड नंबर पे आया था उसको उधर से सर्कलिंग वाली कलेक्शन से रिमूव करवाया और यहाँ पे लैंडेड वाले सेट के अंदर असाइन करवा दिया। तो ये केस स्टडी हमारी कुछ इस तरीके से चलेगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हमने सर्कलिंग वाली कलेक्शन है,
ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट से आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने एज ए सीक्वेंस डिफाइन किया या एज ए सीक्वेंस मॉडल किया है। अब यहाँ पे आपने इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है और ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि हमने इसको एज ए सीक्वेंस क्यों मॉडल किया है, हमने इसको एज ए सेट क्यों नहीं मॉडल किया। जैसे हम ये परमिशन वाली जो हमारी कलेक्शन थी और लैंडेड वाली कलेक्शन थी, इसको हम मॉडल कर रहे थे। तो ये आपने इसको सोचना है। अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर जब हमारे पास मल्टीपल एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट पहले आया है उसको पहले लैंड करवाया जाएगा, जो दूसरे नंबर पर आया है उसको दूसरे नंबर पर लैंड करवाया जाएगा, और जो तीसरे नंबर पर आया है उसको तीसरे नंबर पर लैंड करवाया जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट जो है उनका ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं कि वो किस ऑर्डर में आए हैं। तो जब ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है या जब ऑर्डर की सिग्निफिकेंस हो तो फिर हमारे पास सीक्वेंस होती है, सेट्स नहीं होते। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये जो सर्कलिंग वाली कलेक्शन है इसको हमने क्या किया कि एज ए सीक्वेंस मॉडल किया है। और ये जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी हैं तो अब हमारे पास जो एयरपोर्ट की क्लास बनेगी, सपोज हम उसको एयरक्राफ्ट, और अब जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी और अब जब हमने नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दी हैं तो हमारे पास जो क्लास बनेगी उसको हम क्या कह देते हैं, एयरपोर्ट 2 कह देते हैं। अब ये हमारे पास एयरपोर्ट 2 क्लास जो है उसकी VDMSL के अंदर मॉडलिंग दिखाई गई है। हमने पहले क्या किया कि एयरक्राफ्ट के नाम से एक टाइप बनाई और उसको इक्वल टू टोकन कर दिया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये परमिशन का सेट है, लैंडेड का सेट है, ये बिल्कुल वैसे जब जैसे हमने पहले इनको डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने एक नई कलेक्शन बना ली है सर्कलिंग के नाम से, और उसकी टाइप क्या है, ये एयरक्राफ्ट की सीक्वेंस है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की टाइप क्या होगी, एयरक्राफ्ट होगी। फिर हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है मेक का फंक्शन और एयरपोर्ट 2 जो मैंने आपको बताया, और ये उसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। अब चूंकि हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, ये परमिशन के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लैंडेड के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सर्कलिंग की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर के अंदर फिर ये 3 चीजें आ गई, 3 वेरिएबल्स आ गए। और इनिशियलाइजेशन हमने क्या करवाई है कि इनिशियली हमारे पास परमिशन का जो सेट है वो भी एम्प्टी होगा, एंड लैंडेड वाला जो सेट है वो भी एम्प्टी होगा, और हमारे पास जो सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो भी एम्प्टी होगी। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि पी और एल ये हमारे पास सेट्स थे, तो हमने ये करली ब्रेसेस यूज की हैं, जबकि सी जो था ये हमारे पास सीक्वेंस था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए हैं। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इनवेरिएंट डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन बता देता हूं इस यूनिक के नाम से। ये हमारा कस्टम डिफाइंड फंक्शन है। इस यूनिक का फंक्शन क्या करता है, ये एक सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो इनपुट लेता है, और ये हमें ये बताता है कि क्या इस सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमने ये फंक्शन क्यों डिफाइन किया है, ये इसकी रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो बेसिकली अब इस यूनिक क्या है, ये फंक्शन का नाम है, ये एक सीक्वेंस ले रहा है, कंप्लीट सीक्वेंस। ठीक है। एयरक्राफ्ट आगे हमने स्टैटिक लिखा है, तो सेक इन के नाम से हमने एक सीक्वेंस जो है वो इनपुट दी है, और ये एक आउटपुट वेरिएबल जो है अ, और ये आउटपुट क्या कर रहा है, एक बुलियन वेरिएबल यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवा रहा है। अब होगा क्या कि जब भी सीक्वेंस के अंदर तमाम एलिमेंट्स यूनिक होंगे, कोई एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। प्री कंडीशन को हमने ट्रू कह दिया। पोस्ट कंडीशन में हमने क्या किया कि इक्वलेंस ऑपरेटर यूज किया, जैसे हम इसे पहले यूज कर चुके हैं। और अब कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल i1 i2 एलिमेंट ऑफ इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस इन, यानी सीक्वेंस इन जो ये हमारी सीक्वेंस है उसके जो इंडेक्सेस का सेट है उसके एलिमेंट्स हैं कौन से, i1 और i2। सपोज हमारे पास जो सीक्वेंस इन थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 4 एयरक्राफ्ट थे, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, सॉरी ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि उनके इंडेक्सेस का सेट हमने बनाना ना, सेकंड अब ये हमने इंडेक्सेस वाला ऑपरेटर यूज किया है, तो वो हमारे पास सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4।
ठीक है, अब ये सेट है। और I1 और I2 जो है, ठीक है, I1 और I2 ये क्या है, ये हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इसका मतलब है कि जो I1 है उस और I2 इन दोनों को वन ये वैल्यूज असाइन हो सकती है, 1 भी असाइन हो सकता है, 2 भी असाइन हो सकता है, 3 भी असाइन हो सकता है और 4 भी असाइन हो सकता है। बेसिकली हमने किया कुछ भी नहीं है, दो वेरिएबल्स बनाए हैं I1 और I2 के नाम से, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इनको ये वाले वैल्यूज असाइन हो सकती हैं, और ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये इनके इंडेक्सेस हैं। और कंडीशन साथ हम क्या बता रहे हैं, I1 नॉट इक्वल टू I2 implies that सीक्वेंस इन ऑफ I1 नॉट इक्वल टू सीक्वेंस इन ऑफ I2। मतलब कि जब I1 और I2 बराबर नहीं होंगे, यानी I1 और I2 इनमें से डिफरेंट इंडेक्सेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। सपोज I1 जो था वो 1 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और I2 जो है वो 3 वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस इन ऑफ I1 यानी पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है और उस दूसरे I2 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उनका वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि जो दो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं वहां पे कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल सेट बनेगा I1 और I2 का, वो क्या हो सकता है, I1 जो है ये हमारे पास 1 हो और I2 जो है ये हमारे पास 2 हो, ठीक है। इस तरह ये 1 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है और ये 4 हो सकता है। इस तरह I1 जो है ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है। और इस तरीके से मतलब I1 और I2 जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को एट द सेम टाइम पॉइंट करेंगे। I1 और I2 एट द सेम टाइम एक ही वैल्यू को पॉइंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि I1 शुड नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। और उसकी लॉजिक भी नहीं बनती, क्योंकि सपोज I1 और I2 किसी एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो या किसी एक इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हो, तो उस इंडेक्स पे तो एलिमेंट जो है वो सेम ही होगा ना। सपोज I1 जो है वो भी 1 है और I2 भी 1 है, तो I1 ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, A1 है, ठीक है। और I2 ऑफ 1 वो भी क्या है, A1 है। तो हम एक ही जो एलिमेंट है, तो हम एक ही एलिमेंट जो है उसको अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी लॉजिक नहीं बनती, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि I1 और I2 को आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, वो मुख्तलिफ इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे। और कंडीशन हमने क्या लगाई है कि उन इंडेक्सेस पे जो हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इक्वल ना हो। तो ऑटोमेटिकली जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये सारी, ठीक है, ये वाली, तो इसका मतलब है कि हमारी सीक्वेंस के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। जब ये ट्रू होगी तो हमारे पास क्यूरी की जो वैल्यू है ये भी ट्रू होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्यूरी की भी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये जो फंक्शन है इस यूनिक, ये हमें क्या बता रहा है कि जो हमने इसको सीक्वेंस जो है इनपुट के तौर पर दी है उसके अंदर कोई एलिमेंट डुप्लीकेट तो नहीं है। ये फंक्शन हमने क्यों बनाया इसकी वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हमने इनवेरिएंट डिफाइन किया है, फिर उसके अंदर हमारा मेक फंक्शन है और एयरपोर्ट 2 जो है ये हमारी क्लास है। उस तरीके से हमने उसके पैरामीटर्स बताए हैं और साथ हमने इनवेरिएंट्स क्या बताए हैं कि जो लैंडेड वाला सेट है दैट शुड बी सबसेट ऑफ परमिशन। इस तरह एलिमेंट्स ऑफ सी से क्या मुराद है कि वो तमाम एयरक्राफ्ट जो इस वक्त सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, दे शुड आल्सो बी मेंबर ऑफ परमिशन सेट। यानी जो हमारे पास एयरक्राफ्ट सर्कल कर रहे हैं ये वही एयरक्राफ्ट होने चाहिए जिनको कि लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। और फिर साथ हमने कंडीशन और क्या बताई है कि एलिमेंट्स ऑफ सी इंटरसेक्शन एल, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं दैट शुड बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बैक वक्त सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर भी है और लैंडेड वाले सेट के अंदर भी मौजूद है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एरर को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो सेट मतलब कि जो एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त सर्कल कर रहा है वो लैंडेड के अंदर नहीं होना चाहिए, और जो लैंड कर चुका है वो सर्कलिंग वाली कलेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। और साथ एक कंडीशन हमने और बता दी है कि इज यूनिक, यानी जो सीक्वेंस है हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस वो यूनिक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जब हमने सेट्स की बात की थी तो सेट्स के अंदर हमने कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, और जब भी कोई एलिमेंट उसके अंदर डुप्लीकेट हो या एक से ज्यादा दफा आए तो उसको हम कंसीडर एक दफा ही करते थे। अब सीक्वेंस के अंदर तो ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस में तो अगर एक एलिमेंट जो है वो 2 दफा आ चुका है तो वो 2 दफा ही कंसीडर होगा,
ठीक है ना, हमने कहा था ना कि यहाँ पे जो डुप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर सर्कलिंग वाली जो हमारी अरे है, ठीक है, तो अब जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर एक एयरक्राफ्ट अगर 2 दफा है तो वो 2 दफा अलग अलग कंसिडर होगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि एक एयरक्राफ्ट जो है उसको आप 2 दफा कंसिडर करें, ठीक है ना। तो सेट के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली बिहेवियर था कि जो एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहे थे वो 1 दफा कंसिडर हो रहे थे। सीक्वेंसेस के अंदर ये बिहेवियर नहीं है। सीक्वेंसेस के अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उतनी दफा ही उनको कंसिडर किया जाएगा। तो इस वजह से अब एक एयरक्राफ्ट जो है वो 2 दफा तो नहीं हो सकता, 3 दफा नहीं हो सकता, डुप्लीकेट नहीं हो सकता दूसरे लफ्जों में। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए फिर हमने क्या किया कि हमने इस यूनिक का एक खुद से फंक्शन बनाया, उसको पूरी सीक्वेंस जो है वो एज इनपुट दी और इंश्योर किया कि जो हमारे पास इस वक्त सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डुप्लीकेट ना हो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है अलाउ टू सर्कल। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन ये करता है कि जिन एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन मिल गई है, जब वो अपने टारगेट एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे हैं तो वो क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, उन एयरक्राफ्ट को सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन करवाएगा, या दूसरे लफ्जों में ये क्या कर रहा है कि एक एयरक्राफ्ट को सर्कल करने की परमिशन दे रहा है। तो अब इसकी हम स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये फंक्शन का नाम है एयरक्राफ्ट इन के नाम से। हमने क्या किया कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो उसको एज ए पैरामीटर सेंड किया और उसकी टाइप किया हमारे पास एयरक्राफ्ट है। फिर हमने क्या किया कि एक्सटर्नल की क्लॉज यूज की। जब हमने एक्सटर्नल की क्लॉज यूज की तो इसके अंदर जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस थी, ठीक है, उसकी एक्सेस हमने क्या बताई? रीड एंड राइट। रीड एंड राइट क्यों बताई? क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट इन जो है, जो हमने एज ए पैरामीटर सेंड किया है, ये अब क्या होगा, ये सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर इसको हमने असाइन करना है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो अपडेट होगी। फिर हमारे पास जो परमिशन का सेट है, इसकी हमारे पास एक्सेस क्या है? रीड ओनली की एक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने ना तो कोई चीज ऐड करनी है ना ही कोई चीज रिमूव करनी है। सेम हमारे पास लैंडेड वाला सेट है, इसकी एक्सेस भी हमारे पास रीड ओनली एक्सेस है। फिर हमारे पास आ जाती है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं? देखिए, प्री कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्राफ्ट इन है, जो हमने एज आर्गूमेंट सेंड किया है, दैट शुड बी मेंबर ऑफ परमिशन सेट। यानी ये वो एयरक्राफ्ट होना चाहिए कि जिसको पहले से लैंड करने की परमिशन मिल चुकी है। एंड क्राफ्ट इन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सर्कलिंग। यानी जो हमारे पास सर्कलिंग की कलेक्शन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्राफ्ट इन पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्राफ्ट इन है हमारे पास, ठीक है, जो नया एयरक्राफ्ट है, ये पहले से सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर नहीं होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में ये पहले से एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल नहीं कर रहा होना चाहिए। और साथ एक हमने तीसरी कंडीशन क्या बताई है कि क्राफ्ट इन शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लैंडेड। यानी ये वो एयरक्राफ्ट भी नहीं होना चाहिए कि जो कि पहले से लैंड कर चुके हैं, या दूसरे लफ्जों में ये लैंडेड वाले सेट का भी पार्ट नहीं होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि सर्कलिंग इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ सर्कलिंग, कंकैटिनेशन और क्राफ्ट इन। ये क्राफ्ट इन जो है इसको अब हमने एज ए सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने कंकैटिनेट किया है सर्कलिंग की जो प्रीवियस वैल्यू है, और यहाँ पे उसको असाइन भी हमने सर्कलिंग वाले को कर दिया है सीक्वेंस को। दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस थी उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी थी उसके एंड पे हमारे पास ये एयरक्राफ्ट भी ऐड हो जाएगा। अगर जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट हैं, A3, तो इस कंकैटिनेशन के थ्रू ये सपोज हमारे पास A4 आया था तो ये भी हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अलाउ टू सर्कल ने बेसिकली क्या किया कि जो हमारे पास एक नया एयरक्राफ्ट आया था उसको भी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन कर दी। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो नया एयरक्राफ्ट आया था A4, अलाउ टू सर्कल वाले फंक्शन ने क्या किया कि उसको भी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस को असाइन कर दिया। यानी अब एयरक्राफ्ट A4 जो है वो भी एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रहा है। फिर हमारे पास रिकॉर्ड लैंडिंग का फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारे पास वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रहे हैं, उनमें से जो एयरक्राफ्ट सबसे पहले आया था उसको वहां से रिमूव करेगा और उसको लैंड करवाएगा।
दूसरे लफ्जों में जो हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है उसके अंदर से उसको रिमूव किया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर एयरक्राफ्ट आया था सर्कलिंग वाली सीक्वेंस के अंदर, उसको रिमूव करवाया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवाया जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास सर्कलिंग वाली सीक्वेंस जो है उसके अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में उनको वहां से रिमूव करवाया जाएगा और लैंडेड वाले सेट को असाइन करवा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट सर्कल कर रहे हैं बारी बारी उनको लैंड करवाया जा रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक्सटर्नल क्लॉज है उसमें हमने क्या कहा कि जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है उसको हमने रीड भी करना है और राइट भी करना है। रीड राइट की परमिशन क्यों दी है? क्योंकि वहां से अब हमने एलिमेंट्स को रिमूव करना है। इसी तरह हमारे पास जो लैंडेड वाला सेट है उसकी भी परमिशन जो है वो कौन सी है हमारे पास? रीड राइट की है, क्योंकि लैंडेड वाले सेट के अंदर अब उन एयरक्राफ्ट को असाइन किया जाएगा। प्री कंडीशन हमने क्या बता दी है? प्री कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारी सर्कलिंग वाली सीक्वेंस है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या बताया कि हमारे पास जो लैंडेड वाला सेट है उसकी प्रीवियस वैल्यू और उसका यूनियन लिया जाएगा किससे? जो सर्कलिंग वाली हमारी सीक्वेंस है उसकी प्रीवियस वैल्यू का हेड जो है, हेड पे जो एलिमेंट है वो लिया जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सपोज सर्कलिंग वाली जो हमारी अरे थी, सीक्वेंस थी, उसके अंदर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद हैं। मीन्स के इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो सर्कल कर रहे हैं। और जो हमारे पास लैंडेड वाली जो सेट है, ठीक है, सपोज इसके अंदर इस वक्त हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है A5 के नाम से, एक ही एयरक्राफ्ट है जिसने लैंड किए। अब हमें ये कंडीशन क्या बता रही है कि लैंडेड की जो प्रीवियस वैल्यू है यूनियन हेड ऑफ सर्कलिंग की जो हमारे पास सर्कलिंग का प्रीवियस सेट सीक्वेंस पड़ी हुई है उसका हेड वाला जो एलिमेंट है वो लिया जाए। अब इसके हेड के अंदर क्या मौजूद है? A1 मौजूद है। तो लैंडेड वाली प्रीवियस वैल्यू और A1, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि A1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ये शो भी यही कर रही है कि हमारे पास A1 जो था वो सर्कलिंग में पहले आया था, दूसरे नंबर पर A2 ने सर्कल करना शुरू किया था और तीसरे नंबर पर A3 ने सर्कल करना शुरू किया था। इस वजह से हमने सबसे पहले हेड की बात की और सबसे पहले A1 जो था उसको लैंड करवाया। साथ हम कंडीशन एंड लगा के ये बता रहे हैं कि सर्कलिंग इज इक्वल टू टेल ऑफ सर्कलिंग। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जो सर्कलिंग वाला हमारा सेट है ये भी अपडेट होगा और हेड वाला ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और ये सिर्फ इसके अंदर सिर्फ टेल वाले एलिमेंट्स बच जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास A1 था, ठीक है, A1 A2 A3। A1 तो हमारा हेड है, टेल में हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं। तो जो A1 है अब ये तो हम ऑलरेडी लैंड कर चुका है ना, तो इसका मतलब है इसको तो यहाँ से हमने सर्कलिंग वाली जो सीक्वेंस है वहां से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हमने क्या किया कि टेल ऑफ सर्कलिंग कर दिया। जब टेल ऑफ सर्कलिंग कर दिया तो ऑटोमेटिकली हेड जो है ये यहाँ से रिमूव हो गया और सिर्फ हमारे पास सर्कलिंग के अंदर ये दो एलिमेंट्स बच गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास A1 आया था वो उस सर्कलिंग वाले सीक्वेंस से उसको हमने रिमूव किया और लैंडेड वाले सेट के अंदर उसको असाइन करवा दिया। मीन्स कि अब A1 जो है वो लैंड कर चुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।